हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे आपकी प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याएं 1.1 के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए करते हैं इनका गुणनखंड। तो पहला है 140। तो 140 को लिख लेते हैं। तो 140 में जैसे लास्ट में 0, 2, 4 सम संख्या आती है, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो पहले 2 का भाग देते हैं। तो 7 दूनी 14 और ये 0 का 0। फिर इसमें भी लास्ट में 0 है तो 2 का ही जाएगा। तो 2 तिये 6, 3 बार और बचा 1, 5 2 10, 35 बार चला जाएगा। अब 35 में 5 का जाएगा। 35 में 5 का 7 बार जाएगा। 7 पंजे 35 और 7 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 7 का ही जाता है। तो चलिए लिख देते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो चलिए अगला करते हैं अब 156 का। तो 156 में भी लास्ट में सम संख्या है तो 2 का ही जाएगा। 7 दूने 14 बचे 1 और 8 दूने 16, 78 बार चला जाएगा। अब इसमें भी 2 का जाएगा। 2 तिये 6 और 1 बचा, 9 दूने 18, 39 बार चला जाएगा। 39 में फिर जाएगा 13 का, नहीं 9 और 3 12, योग करके देख लेते हैं। 2 का तो जाएगा नहीं, लास्ट में विषम संख्या है तो 12 में अगर 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। तो इसमें 3 का पूरा पूरा चला जाएगा। 1 तिये और इसमें 3 बार, 3 तिये 9, 13 बार। और अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही जाता है एक बार। तो लिख देते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 बराबर 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 लिख देते हैं इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो चलिए अब करते हैं तीसरा। तीसरा में दे रखा है 38 25। तो 38 25 में 2 का तो जाएगा नहीं, 5 विषम संख्या है लास्ट में तो इनका योग करके देख लेते हैं। 3 का जाता है क्या योग में। तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी पूरा पूरा जाएगा। तो 3 का दे लेते हैं इसमें 1 बार। 3 दूने 6, 2 बार बचे 2। यहाँ पे 22 हो गए, 22 में चला जाएगा 7 बार, 7 तिये 21 और फिर 1 बचेगा तो 5 बार चला जाएगा। 15 में 5 तिये 15। अब 1275 में 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का योग करके चेक कर लेते हैं। तो 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15। तो 15 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का दे देते हैं। तो 12 में 4 तिये 12, 4 बार चला जाएगा। फिर इसमें 2 बार चला जाएगा, 3 2 6 तो 2 बार और 1 बचा, 5 तिये 15, 425 बार चला जाएगा इस संख्या में। अब 425 में 5 का ही जाएगा, 3 का तो जाता नहीं है, योग करके आप चेक कर लेना। 4 और 2 6, 6 और 5 11 हो गए, 11 में जाता नहीं है तो 5 का देते हैं। तो 8 पंजे 40, 8 बार चला जाएगा, बचे 2, 5 पंजे 25 तो 85 बार चला जाएगा। अब इसमें भी 5 का ही जाएगा वापिस। तो 1 बार चला जाएगा, फिर 3 बच्चे, 7 पंजे 35, 17 बार चला जाएगा। सत्रह एक अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का ही जाएगा एक बार। तो चलिए लिख देते हैं
38 25 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। तो चलिए अगला करते हैं। अगली संख्या हमें दे रखी है 5005। इसका यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5005 में 5 का ही जाएगा, 2 और 3 या 4 का तो जाएगा नहीं। तो एक बार चला जाएगा इसमें, या 0 0 और एक बार चला जाएगा इसमें। फिर 7 का जाएगा 1001 में। तो 10 में एक बार चला जाएगा 7 और बचे 3, 30 यहाँ पे 30 हो गए। तो इसमें 4 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, फिर बचे 2, तो 7 ये 21, 3 बार चला जाएगा। इसमें फिर 143 में 11 का भाग जाता है पूरा पूरा। तो 11 का पहले 14 में तो एक बार चला जाएगा और बचे 3 और 11 33, 3 बार चला जाएगा। अब 13 में 13 का ही जाता है क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। अब इसके लिख देते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब चलिए अगला करते हैं। अगली संख्या में 5वां दे रखा है 7429। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस संख्या में 17 का ही जाएगा, छोटे मोटे भाग इसमें जाएंगे नहीं। आप देखकर चेक कर लेता, छोटी संख्या का चेक कर लेना। तो इस संख्या में आप रफ में दे लेना पहली साइड में, मैं इस पेज पर कर रही हूँ। तो इस पे लिख देते हैं 7429। तो पहले तो 4 बार जाएगा, 70 चौक 68, तो 6 बच गए, ये 2 उतार लिया। 62 में फिर 3 बार जाएगा, 70 51, अब 11 बच गए, फिर 9 उतार लेते हैं इसके आगे। तो 119 हो गया। 119 में पूरा पूरा 7 बार जाएगा, 17 7 119। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 437। इसमें फिर 19 का जाएगा, तो 19 दूनी 38, पहले तो 2 बार चला जाएगा, 5 बच गए। तो यहाँ पे 57 हो गए, 57 में 3 बार चला जाएगा, गुने 57 होता है। अब 23 में 23 का ही जाएगा, ये एक अभाज्य संख्या है, इसके लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे लिख देते हैं 7429 बराबर 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो पहला हमें दे रखा है 26 और 91 का। तो चलिए करते हैं। 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 26 के कर लेते हैं। 26 में पहले 2 का जाएगा, एक बार चला जाएगा और इसमें 3 बार चला जाएगा। और 13 में 13 का ही जाएगा, है अभाज्य संख्या है ये 13। अब 91 के कर लेते हैं।
91 में पहले 7 का जाएगा तो इसमें एक बार चला जाएगा और यहाँ पे 2 बचेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। 13 में फिर 13 का ही जाएगा। तो इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो 26 बराबर 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 और 91 बराबर 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब इनका HCF लिख देते हैं। तो HCF में न्यूनतम घात लेते हैं जो दोनों में समान आया है। तो 13 इन दोनों में समान आया है और इनकी न्यूनतम घात भी 1 है। तो न्यूनतम घात इनकी 13 लिख देते हैं। 13 इसका HCF हो जाएगा। अब LCM लिख देते हैं। तो LCM में जो दोनों में आया है उनकी अधिकतम घात लेते हैं। जो दोनों में कॉमन है उनकी अधिकतम घात और जो दोनों में अलग अलग आए हैं वो गुणा में लिख देते हैं। तो 13 की पावर 1 है अधिकतम घात इंटू 2 इंटू 7। तो इनका गुणा करके हो जाएगा कैलकुलेशन 182। अब यहाँ पे हम इनकी जांच कर लेते हैं। प्रश्न में हमें बोल रखा है। तो जांच में ये रूल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं हमें दे रखी है 26 और 91 और इनका LCM आपको HCF आपको पता है 13 आया था और LCM 182 आया था। तो इनका गुणा करके आप जांच कर लेना। 2366 आएगा कैलकुलेशन में और यहाँ पे भी इनका गुणनफल 2366 ही आएगा। तो दोनों बराबर है तो लास्ट में हम लिख देते हैं LHS बराबर RHS। इसी प्रकार अगला करते हैं। अगली संख्या है 510 और 92। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 के करते हैं तो पहले इसमें 2 का जाएगा 2 बार, 1 बचा और 5 बार और फिर 5 बार। अब इसमें 5 का जाएगा तो 5 बजे 25 5 बार फिर 1 बार। अब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा तो 3 का जाएगा 17 बार। इसमें 1 बार जाएगा फिर 2 बच गए 7 या 21 हो जाएगा तो 17 बार जाएगा। 17 में 17 का ही जाता है, यह अभाज्य संख्या है। अब करते हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो 92 में पहले तो 2 का ही जाएगा तो इसमें 4 बार जाएगा 2 और यहाँ पे 1 बच जाएगा तो इसमें 6 बार जाएगा। इसमें फिर से 2 का जाएगा तो 2 बार और इसमें 3 बार। अब 23 में 23 का ही जाएगा। तो इनके लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। 510 बराबर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 और 92 के लिख देते हैं। तो 92 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। अब इनके HCF लिख देते हैं। तो HCF में आपको पता है न्यूनतम घात लेते हैं जो दोनों में समान हो। तो 2 दोनों में समान है, इनकी न्यूनतम पावर 2 की पावर 1 हो जाएगी। तो 2 की पावर 1 बराबर 2 और LCM में न्यूनतम अधिकतम पावर लेते हैं जो दोनों में समान है और जो दोनों में अलग अलग है वो लिख देते हैं। तो 2 की पावर 2 आ जाएगा इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 नहीं 17 इंटू 23। अब इनकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं तो इनका आंसर आएगा 23460 LCM आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का। अब इनकी जांच कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम जांच कर लेते हैं। तो जांच में आपको पता ही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याएं हम लिख देते हैं 510 इंटू 92, और इसका HCF 2 आया था इंटू LCM आया था 23,460, तो ये लिख देते हैं। फिर इस संख्या का गुणनफल आ जाएगा 46,920। इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो अभी 46,920 आएगा। तो दोनों संख्याएं हमें समान प्राप्त हो गई है। तो लिख देते हैं LHS बराबर RHS। तो चलिए अगला करते हैं तीसरा। तो तीसरी संख्या हमें दे रखी है तीसरे में हमें दे रखा है 336 और 54। तो पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले इसमें 2 का जाएगा, तो इसमें 1 बार चला जाएगा, और इसमें 6 बार, और फिर 8 बार। इसमें भी फिर 2 का जाएगा, लास्ट में 8 है, सम संख्या है, तो इसमें 16 में 8 बार चला जाएगा, और इसमें 4 बार चला जाएगा, फिर 2 का जाएगा, तो 8 में 4 बार चला जाएगा, और 4 में 2 बार चला जाएगा। 42 में भी 2 का जाएगा, इसमें 2 बार, और इस 2 में 1 बार चला जाएगा, 21 आ गया। 21 में फिर 3 का जाएगा, 21 में 3 का 7 बार जाएगा, 7 दिए 21, और 7 में 7 का ही जाता है, तो 7 में 7 का चला जाएगा 1 बार। अब करते हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो 54 के कर लेते हैं। 54 में भी पहले तो 2 का ही जाएगा, तो इसमें 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, और 1 बचा, इसमें 7 बार चला जाएगा, 27। 27 में फिर 3 का जाएगा, तो 9 3 27 होता है। अब 9 में फिर 3 का जाएगा, तो 9 में 3 का 3 बार चला जाएगा, और 3 में भी 3 का जाएगा। अब इनके लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 336 बराबर 2 4 बार आया है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। नहीं, इसमें 5 नहीं 7 आया है, सॉरी, इसमें 7 की पावर 1 आ जाएगा। और फिर 54 के लिख देते हैं। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 3 बार आया है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब इनके HCF लिख देते हैं। तो HCF में हम न्यूनतम घात लेते हैं जो दोनों में समान है, तो इसमें 2 भी समान है और 3 भी दोनों में आए हैं, तो इनकी न्यूनतम पावर 2 की पावर 1 है इंटू इसमें 3 की पावर 1 है, तो बराबर 6 हो जाएगा। और अब LCM लिखते हैं। LCM में अधिकतम पावर आती है, तो अधिकतम पावर 2 की पावर 4 है इंटू 3 की अधिकतम पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 लिख देते हैं, और 7 की पावर 1 लिख देते हैं। इनको गुणा करने पर आ जाएगा 3024। अब इनकी हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं। तो जांच में हमें पहले वही रूल लिखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याएं हमारे पास है 336 इंटू 54, और HCF 6 आया था
इंटू LCM 3024 आया था। तो इनका गुणनफल आ जाएगा दोनों का 144 और इनको भी गुणा करने पर यही संख्या आएगी। तो दोनों समान है तो हम लिख देते हैं LHS बराबर RHS। तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 12, 15 और 21। तो 12 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 12 में 2 का चला जाएगा 6 बार, फिर 6 में 2 का जाएगा 3 बार और 3 में 3 का चला जाएगा। अब करते हैं 15 के। तो 15 में 2 का तो जाता नहीं है, 3 का चला जाएगा 5 बार और 5 में फिर 5 का चला जाएगा 1 बार। अब करते हैं 21 के। 21 में 3 का जाएगा 7 बार, 7 ये 21 और 7 में फिर 7 का चला जाएगा। अब इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो 12 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 15 बराबर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर 21 बराबर 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब इनके HCF लिख देते हैं। तो HCF बराबर, HCF में आपको पता है जो सब में समान हो उनकी न्यूनतम घात आती है। तो 3 इसमें भी आया है और 15 में भी है और 21 में भी है। तो 3 की न्यूनतम घात 1 है। तो 3 की न्यूनतम घात 1 बराबर 3 हो जाएगा। अब इनके LCM लिख देते हैं। LCM में जो तीनों में समान है उनकी अधिकतम पावर आएगी। तो 3 की अधिकतम पावर भी 1 ही है, इंटू जो अलग अलग है वो लिख देते हैं। तो इसमें फिर 2 बच गया, 2 की पावर 2 आ जाएगी। इसका 3 आ गया, 5 की पावर 1 आ जाएगी। इसका भी 3 आ गया, 7 की पावर 1 आ जाएगी। तो इनको गुणा करके हमारे पास उत्तर आ जाएगा 420। अब अगला करते हैं। अगला हमें दे रखा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 17 का ही जाएगा। फिर 23 का कर लेते हैं। तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 में और किसी का भाग नहीं जाता है तो इसमें भी 23 का ही जाएगा 1 बार। और 29 का भी कर लेते हैं। तो 29 में भी 29 का ही जाएगा। तो इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 17 बराबर 17 की पावर 1 और जब इसके गुणा में कुछ नहीं होता है तो हम गुणा में 1 भी लिख सकते हैं। और 23 के लिख देते हैं 23 की पावर 1 इंटू 1 और 29 की पावर 1 इंटू 1। तो इनमें तीनों में समान संख्या तो कोई है नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, गुणा में लिख सकते हैं। तो इनका HCF तो 1 आ जाएगा। जब भी कोई संख्या में सेम संख्या ना हो तीनों में गुणनखंड में तो हम 1 ले सकते हैं HCF। और LCM हम लिख देते हैं, इन तीनों का गुणनफल ही होगा। तो 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 इंटू 29 की पावर 1। अब इनको गुणा करके हमारे पास उत्तर आ जाएगा 11,339। अब तीसरा करते हैं। तीसरे में हमें संख्या दे रखी है 8, 9 और 25। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले 8 के कर लेते हैं।
8 में 2 का जाएगा 4 बार, फिर 4 में 2 का जाएगा 2 बार, और 2 में भी 2 का चला जाएगा 1 बार। अब हम 9 के कर लेते हैं। 9 में 3 का जाएगा 3 बार, और 3 में भी 1 बार चला जाएगा। अब 25 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 25 में 5 का जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का चला जाएगा 1 बार। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो 8 बराबर 2 की पावर 3, और 9 बराबर 3 की पावर 3, और 25 बराबर 5 की पावर 2। यहाँ पे 3 की पावर 3 नहीं है, 2 है, 2 बार ही आया है इसमें। ये 3 और 3 2 बार आया है, और 25 की पावर 5 की पावर 2 हो जाएगा इसमें। अब इनके HCF लिख देते हैं। तो HCF में इन तीनों में कुछ समान तो है नहीं, तो हम HCF में 1 लिख सकते हैं। इनका HCF 1 हो जाएगा, और LCM में इन सब के गुणनफल हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इनको आप रफ में गुणा कर लेना, इनका उत्तर आ जाएगा 1800। चौथा क्वेश्चन है, 2 संख्या दे रखी है, इनका HCF 9 दिया है, LCM हमें याद करना है। तो हम लिख देते हैं। दिया है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या हमें 306 दे रखी है, 306 लिख देते हैं। अब द्वितीय संख्या लिखते हैं। द्वितीय संख्या है 657, और इनका HCF हमें 9 दे रखा है, LCM हमसे पूछ रखा है। तो हम जानते हैं हमें जो नियम दिया हुआ है प्रथम संख्या का गुणनफल व HCF व LCM का गुणनफल। द्वितीय संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो इस नियम में हम लिख देते हैं, ये संख्या का मान रख देते हैं। तो प्रथम संख्या 306 है, गुणा द्वितीय संख्या 657 है, बराबर HCF की जगह हम 9 लिख देते हैं, और LCM हमसे पूछा गया है तो हम LCM की जगह LCM ही लिख देते हैं। अब ये 9 यहाँ गुणा में है, तो यहाँ पे बट्टा में चला जाएगा। तो 306 गुणा 657 बट्टा 9 बराबर LCM। 9 के फाड़े से ये संख्या कट जाएगी, तो 9 3 27 3 बार कट जाएगी, और फिर यहाँ पे 3 बच गए, तो 9 चौके 36 4 बार कट जाएगी। गुणा 9 इससे यहाँ कट जाएगा, गुणा में 657 है, बराबर LCM। तो इन संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 22 33 8। आप रफ में गुणा कर लेना, बराबर LCM। तो हम लिख देते हैं इन संख्याओं का LCM 22 33 8 है। आप लास्ट में लिख देना। 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की घात n 0 पर तभी समाप्त होगी जब इन 6 के गुणनखंड में 1 बार 2 और 5 आए, कम से कम 1 बार 2 और 5 आए। तो हम लिख देते हैं, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होता है,
तो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। अब हम 6 के गुणनखंड करके देख लेते हैं 2 और 5 आता है क्या। तो इसमें 2 का चला जाएगा 3 बार और इसमें 3 का जाएगा 1 बार। तो 6 बराबर 2 गुणा 3। तो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अतः हम लिख देते हैं 6 का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है। संख्या 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिख देना है इस क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हम चेक कर लेते हैं इसको भाज्य संख्या है या नहीं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 को बाहर ले लेते हैं। तो 7 गुणा 11 और ये 13 की जगह 1 आ जाएगा गुणा 1 प्लस 1। तो इसको हल करते हैं तो ये 13 का 13 और 11 सत्ते 73 और प्लस 1। तो ये 13 गुणा 77 और 1 78 हो जाएगा। और किसी भी संख्या के गुणा में हम 1 लिख सकते हैं। तो जब गुणनखंड में 2 या 3 से 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या होती है। तो हम लिख सकते हैं ये प्रथम गुणनखंड है, ये द्वितीय और ये तृतीय। तो हम लिख देते हैं यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो अब अगली संख्या का करते हैं। अगली संख्या हमें दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 को बाहर ले लेते हैं। तो अंदर आ जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 से बाहर आ गया तो यहाँ 1 आ जाएगा गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1 आ जाएगा। तो 5 गुणा, इनको गुणा कर लेते हैं तो ये 42 हो जाएगा गुणा 4 4 दिए 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा। प्लस में ये 1 आ जाएगा। अब इनको जब गुणा करते हैं तो 1008 प्लस ये 1 आ जाएगा। अब 5 गुणा 1008 और 1 9 हो जाएगा। इनके गुणा में 1 हम लिख सकते हैं। तो ये प्रथम गुणनखंड हो गया और ये द्वितीय।
और ये तृतीय। तो इसी प्रकार से जैसे ये लाइन लिखी थी वैसे ये लाइन लिख देनी है। यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है और इस प्रकार से आपका इसका हल हो गया। 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगती है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें इसमें कम से कम कितने समय लगेगा उन्हें प्रारंभिक स्थान में आने के लिए? तो जब कम से कम समय पूछा जाता है, न्यूनतम पूछा जाता है, तो हम एलसीएम निकालते हैं और अधिकतम के लिए एचसीएफ निकालते हैं। तो मान लीजिए ये एक मैदान है, तो सोनिया को लगते हैं, हमें दे रखा है 18 मिनट, और इसी स्थान से रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो कितने समय बाद वे दोनों वापस मिलेंगे? तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना है। कम से कम समय पूछा गया है तो 18 और 12 का हम भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें पहले जाएगा 2 का 6 बार चला जाएगा, फिर जाएगा 2 का 3 बार चला जाएगा, और अब 18 के कर लेते हैं। तो पहले 2 का जाएगा तो 9 बार चला जाएगा, फिर 9 में 3 का जाएगा 3 बार, अब 3 में 1 बार जाएगा। तो हम लिख देते हैं 12 के गुणनखंड 12 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और 18 बराबर 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। तो एलसीएम में हम अधिकतम पावर लिखते हैं। तो इसमें अधिकतम पावर 2 की पावर 2 है गुणा 3 की पावर 2 है। तो 2 दूने 4 और 3 3 9। तो एलसीएम आ जाएगा 9 चौक 36। इस प्रकार से आपको इसका एलसीएम निकालना है अगर हमें न्यूनतम पूछा जाता है। और इसको लिखने का तरीका हम आपको बता देते हैं, आपको किस प्रकार से लिख के आना है। तो आपको लिखना है, सबसे पहले दिया है रवि बराबर 12 मिनट और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। फिर लिखना है प्रश्नानुसार हमें पूछा गया है एलसीएम, तो हम एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम बराबर 36। तो ये था प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन 1.2 की पहले क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली में इसी टाइप के √5 वाले अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले 3 क्वेश्चन है। इसमें एक ही प्रकार की लैंग्वेज लिखनी है, बस संख्या चेंज करनी है। ऐसा क्वेश्चन आपके 10वीं में बोर्ड परीक्षा में आता है 2 या 3 नंबर में। तो आप लैंग्वेज देख लीजिए, वही आप लिख देना, आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसके लिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले इसको अपरिमेय संख्या मानना पड़ता है। तो हम लिखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात दो पूर्णांक ए और बी
ए और बी है, बी बराबर 0 नहीं हो सकता और कोई भी संख्या हो सकती है जो सहभाज्य है। इसमें यहाँ सहभाज्य का मतलब है इनका अभिनिष्ट गुणनखंड एक ही होगा, एक के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम लिख देते हैं अर्थात अभिनिष्ट गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं होगा। इन दोनों संख्याओं का HCF एक ही आएगा। तो लिखते हैं √5 बराबर A बट्टा B। परिमेय संख्या को हम बट्टा में लिख सकते हैं, A बट्टा B मान लेते हैं। अब इस B को इस √5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा B√5 बराबर A। अब इनका वर्ग करने पर तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो वर्ग करते हैं तो B√5 का यहाँ पे वर्ग कर देंगे और यहाँ पे A का वर्ग कर देंगे। तो इनको जब हल करेंगे तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और B का B² हो जाएगा और यहाँ पे A का A² हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 B² के गुणा पे है तो यहाँ पे जाएगा, इसमें बट्टा में हो जाएगा तो ये A² को विभाजित करेगा। तो हम लिख देते हैं 5 A² को विभाजित करता है। विभाजित करता है इसलिए मान लो अगर 5 किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा तो ये A को भी विभाजित करेगा तो 5 A को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा तो यहाँ हम मान लेते हैं A बराबर 5C, यानी ये कितनी बार करेगा तो इसकी जगह हम C मान लेते हैं, जहाँ C एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे हम A बराबर 5C को 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 का वर्ग करने पर तो इनका वर्ग करेंगे तो A² बराबर 5C² हो जाएगा। अब हम इस समीकरण में मान रखते हैं तो यहाँ 5B² की जगह तो ये लिख देते हैं 5B² और यहाँ पे ये A² है, यहाँ पे ये 5C² लिख देंगे। ये A² के बराबर में ये भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आया है मान तो हम 5C² लिख देंगे। अब 5B² तो 5B² हो जाएगा और बराबर में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और C² हो जाएगा। यहाँ पे B² को लिख देंगे और इस 5 को इसके भाग में ले जाएंगे बट्टा में तो 25 बट्टा 5 C²। तो ये यहाँ से कट के B² बराबर 5 से 25 5 बार कट जाएगा, 5C² बचेगा। तो यहाँ पे ये 5B के भाग में जाएगा B² के तो ये B² को विभाजित करेगा तो हम लिख देते हैं अतः 5B² को विभाजित करता है। इसलिए
5b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है 5b को विभाजित कर रहा है, और इस लाइन में हमने लिखा था 5a को भी विभाजित कर रहा है। तो a और b दोनों को 5 विभाजित कर रहा है, तो इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। तो इसमें एक ही होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इनका 5 है, तो ये विरोधाभास हो गया। तो हम लिख देते हैं, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है। विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह कल्पना हमने त्रुटिपूर्ण की थी, क्योंकि √5 तो एक अपरिमेय संख्या ही है, हमने शुरू में माना था परिमेय संख्या है। तो हम लिख देते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उसी पहले प्रश्न की तरह ही उसी तरीके से पहले मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 2 पूर्णांक a और b, जहाँ पे b बराबर 0 नहीं हो सकता, जो कि सहअभाज्य है, यानी कि इनका HCF 1 होगा। तो हम लिख देते हैं 3 + 2 √5 बराबर a/b। तो ये 3 प्लस में है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस में चला जाएगा a/b के। तो यहाँ पे बचेगा 2 √5 बराबर a/b -3। अब हम 2 √5 बराबर इनके लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे b लघुत्तम आ जाएगा, और यहाँ पे a आ जाएगा, a का a, और इसके बट्टे में b नहीं है, तो यहाँ a -3b आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं, ये 2 इसके फिर बट्टे में चला जाएगा b के। तो यहाँ पे √5 बराबर a -3b बट्टा 2b, ये 2 इसके बट्टे में आ गया।
हमने ए और बी को पूर्णांक माना था, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। तो हम लिख देते हैं चूंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए a-3b/2b एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या होगी। √5 इनके बराबर में है तो यह परिमेय होगी, तो यह भी परिमेय होगी। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है पहले क्वेश्चन में, तो हम लिख देते हैं √5, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का तरीका सेम ही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, जिसमें ये 1/√2 का हमें सिद्ध करना है पहले। तो ये करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं, मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 2 पूर्णांक ए और बी बराबर 0 नहीं होगा, जो कि सहभाज्य है। तो हम लिख देंगे 1/√2 बराबर a/b। यहाँ पे हम इनको वज्र गुणा कर लेंगे, तो ये b जब 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे b आ जाएगा। b बराबर √2 को a से गुणा करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। अब हम √2 बराबर ये a इस b के बट्टा में चला जाएगा, तो यहाँ पे b/a हो जाएगा बराबर √2। तो b/a, ये a और b दोनों को हमने पूर्णांक मानना है, तो ये परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय है तो √2 भी परिमेय होगी। तो हम लिख देते हैं चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या होगी। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः हमारे द्वारा अतः की गई कल्पना एक विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब अगला करते हैं, ये दूसरा 7√5 वाला। तो हम पहले लिखते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 2 पूर्णांक ए और बी होंगे जो कि सहभाज्य हैं। तो हम लिख देते हैं 7√5 बराबर a/b। यहाँ पे ये 7 बट्टा में चला जाएगा 1 है, तो 5√5 बराबर a/7b हो जाएगा। तो चूंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या होगी अर्थात √5 एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम सिद्ध कर ही चुके हैं √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो लिख देते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए यह एक विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला करते हैं तीसरा 6+2√। तो हम सेम उसी तरीके से लिखते हैं, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 2 पूर्णांक ए और बी है जो कि सहभाज्य है। तो हम लिख देते हैं 6+√2 बराबर a/b। अब ये प्लस में है 6, तो ये माइनस में चला जाएगा आगे। तो √2 बराबर a/b -6 हो जाएगा।
तो √2 बराबर, यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो b लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे 6b। तो हम लिख देते हैं, चूँकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a - 6b बट्टा b एक परिमेय संख्या है। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह एक विरोधाभास है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।